हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड एग्जाम अड्डा में। आज हम आपको मैथ के बारे में बताने वाले हैं। मैथ का पहला चैप्टर करवाने वाले हैं जिसका नाम है प्रमेय संख्याएं। एक्चुअली क्या है ना, बोर्ड एग्जाम आ गए हैं और आपकी क्विक रिवीजन करवानी है, तो आपको मैं जितना बताऊंगा आप उतना करते जाइए, तो आपको जो है एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस चैप्टर से इससे ज्यादा या इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न नहीं मिलेगा। तो चलिए, आज हम गणित में आपको करवाने वाले हैं प्रमेय संख्याएं। वैसे पाठ का नाम तो है वास्तविक संख्याएं। चलिए वास्तविक संख्या डालते, पहले बता देते हैं पूरा इसका। वास्तविक संख्याएं है पाठ का नाम आपका। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? संख्याओं के बारे में आप पहले से ही जानते ही होंगे, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? परमेय और अपरमेय। नंबर एक परमेय संख्याएं और नंबर दो अपरमेय। एक मिनट। परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं, ठीक है। पूरा लिख दें? चलो शॉर्ट समझते ही होंगे, एक जगह शॉर्ट में लिख दिया, उस जगह देख लेना उसको ना। परमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको परमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके। किसके रूप में? P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके। लेकिन यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Q का मान मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। वे आपकी परमेय संख्याएं कहलाएंगी। और जिनको हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त ना कर सकें, P अपॉन Q के रूप में व्यक्त ना कर सकें, वो क्या कहलाएंगी? अपरमेय संख्याएं। तो आपको इस चैप्टर में थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं। अपरमेय संख्याएं जैसे ये आपका √3 है, √5 है। तो इस तरीके से आपको इसमें से केवल तीन चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी? इस चैप्टर में आपको जो बोर्ड की दृष्टि से, मैं केवल बोर्ड की दृष्टि से करवा रहा हूं, आपके सवाल कॉन्सेप्ट आप सीखो। कॉन्सेप्ट आपको इतना अच्छा बताऊंगा कि आप जो है आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस उतना कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, सवाल आपका हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं और अब मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे आप कौन कौन सी चीजें सीखें और क्या करना है क्या नहीं करना। बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, बस पढ़ तो आप बहुत अच्छे से रहे होंगे, बट ये नहीं पता है क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। तो मैं बता रहा हूं आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, समझ जाना है यहाँ से। एक तो आपको इस चैप्टर से लासापा याद मतलब पता होना चाहिए, और दूसरा आपको पता होना चाहिए मासापा, ठीक है। और इसमें से भी सवाल आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा तो ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। लासापा मासापा, इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड। तो मान लीजिए मैं कोई एक संख्या ले लेता हूं, मान लो मैंने ले लिया 36। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है इसके ऐसे गुणनखंड कीजिए, यानी बे अभाज्य संख्याएं लिखिए जिनको अन्य किसी मतलब यानी बे संख्याएं लिखिए जिनको किसी संख्या से डिवाइड न किया जा सके। जैसे इसे 2 से काटेंगे तो 2 एकन 2, एक बचा 16, 2 अट्ठे 16। तो फिर 2 से 2 नेम 18। फिर इसे किससे काटेंगे? 3 से, 3 तिरका 9, 3 एकन 3। तो ये आपके अभाज्य गुणनखंड, यानी 36 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो क्या आए? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। या आप इसको लिख सकते हैं 36 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2। ये आपके क्या प्राप्त हुए? आपको अभाज्य गुणनखंड। अब इसी विधि से, इसी मेथड से हमें पता करना होता है एलसीएम और एचसीएफ, यानी लासा और मासा। तो लासा हम कैसे निकालें? मान लो मैं यहाँ पर आपको एक और संख्या दे देता हूं, जैसे मैंने आपको यहाँ एक तो 36 है और दूसरा में मैं ले लेता हूं 42। कितना? 42। तो इसके भी आप अभाज्य गुणनखंड काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकन 2, 2 एकन 2, सॉरी हाँ 2 एकन 2, भाग जाएगा नहीं, ये 2 से कटेगा ही नहीं, गलत हो गया। अब जैसे जैसे 2 से काटा तो 2 से डिविजिबल नहीं हुआ। वो कौन कौन से होंगे? चलो एक बात और बताते हैं, जिनके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 जब तक आता रहेगा तब तक 2 से डिविजिबल होता रहेगा, और नहीं तो जैसे 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, पीछे पीछे का अंक बता रहा हूँ, इकाई अंक 7 आ गया या 9 आ गया, तो आपको किससे ट्राई करना चाहिए? 3 से, ठीक है ना। तो अभी मैं इससे 2 से नहीं काट सकता हूँ, तो अब किससे काटूंगा? 3 से। 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21। अब ये, अब 3 के बाद भाई पीछे 7 आ रहा है तो 7 से ही कटेगा, 5 से ट्राई करेंगे, कटेगा नहीं, तो इससे मतलब सीधा 7 से काटते हैं, 7 एकन 7। अब ये आपको मैं इधर ही कर देता हूं क्योंकि दोनों का इकट्ठा कर रहे हैं।
तो ये 42 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो 2 गुणे 3 गुणे 7 आए हैं। क्या इनमें कोई डबल है? नहीं है, तो सिंगल ही सिंगल। अब मैं इधर कराता हूं, इधर देखिए इतना, इसमें आपको दोनों चीजें सिखा रहा हूं। एलसीएम क्या होगा इसका? अगर एलसीएम यानी लासापा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं इंग्लिश में, ये जो लिखा है शॉर्ट फॉर्म, तो इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एक होता है HCF, इसे बोलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समाप वर्तक। क्लियर? तो लासापा अगर हम निकालते हैं या एलसीएम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो जो दोनों में मिलेगा, जैसे इसमें भी मिला, ठीक है, दो इसमें भी है, इसमें भी है, ये देखो, ये लाइन में हटा दे रहा हूं 1 मिनट के लिए, ये अभाज्य गुणन समझाने के लिए थी। अब देखिए, अब सही समझ आएगा, ठीक है। ये 2 दोनों में मिल रहा है, ये 3 भी दोनों में मिल रहा है, तो जो दोनों में एलसीएम के लिए जो दोनों में मिल रहा है उसे लिखेंगे। एक बार ये 2 आ गया, एक बार ये 3 आ गया, ये दोनों में मिल रहे थे, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ 3 एक्स्ट्रा है, तो ये 2 बचा यहाँ पर, और यहाँ 3 बचा, और यहाँ पर कौन बचा? 7। यानी कहने का मतलब ये है, जो दोनों में मिले या 3 संख्या है तीनों में मिले, कॉमन जितनी सिंगल भी बचेगा ना उसे भी लेना पड़ेगा, ये होता है लासा का मतलब, ठीक है। गुणा कर लीजिए, 7 या 21, 1 दूनी 42, और ये 6, तो 3 दूनी 6, और इधर 42, गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, और 1 25, तो ये आपका एलसीएम जो आया है वो कितना आ गया? 252, ठीक है। अगर इसका एचसीएफ निकालें तो जो हमें कॉमन मिला था ना, दोनों में कॉमन, अगर 3 संख्याएं होती तो तीनों में कॉमन मिलना चाहिए था, तो ये आपको यहाँ पर कौन कौन कॉमन मिला है? एक तो 2 मिला है और एक 3, तो इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 6, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 6। क्लियर? आशा करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कक्षा 6 से 4 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं, और आगे के लिए तो आपको एक तो लासा और मासा पर आएगी, तो वो आप देख लीजिए। चलिए, तो अब इसमें क्या है, एक आपका सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इन संख्याओं का एलसीएम जो होगा, यानी एलसीएम लासापा, लासापा गुणे मासापा, महत्तम समापवर्तक मासापा, ठीक है। तो ये अगर आपको इनमें से जैसे 2 संख्याएं दे रखी हैं और उनका लासा या मासा दे रखा है, अगर लासा दे रखा है तो मासा आप निकाल लेंगे, मतलब जो जो दे रखा है उसको इसमें रखो, नहीं दे रखा है वो पक्षांतर करके उसका मान आ जाएगा, ठीक है। इस सूत्र पर आधारित सवाल आपको मिल सकता है, तो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। एक आता है आपका वृक्ष विधि द्वारा, जैसे वृक्ष विधि ऐसी होती है, मान लो यहाँ पर क्या लिख लूं, 625, तो यहाँ पर आपका 25 लिखा है और यहाँ पर x लिख दिया, तो इस तरीके से अगर आपको सवाल मिल जाए तो कुछ नहीं होता, जो 2 शाखाएं निकली होती हैं इनका आपस में गुणा कराइए, वो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ अगर x का मान निकालना हो तो जब इनका गुणा इसके बराबर आएगा तो मैं x का मान निकालूंगा, तो फिर इसमें से इसको भाग देना पड़ेगा, मतलब इसमें इसका भाग देना पड़ेगा। कहने का मतलब x बराबर हो जाएगा 625 बटे 25, यानी बराबर 25। कहने का मतलब सवाल तो और भी है, और कभी कभी आपको कह देगा कि जैसे मान लो मैं ऐसे ही उदाहरण एक लेता हूं, 26 और 91 का मासा आपको दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? मासा कुछ भी दे देगा, है ना, एक्स वगैरह के फॉर्मेट में, एक्स वगैरह के फॉर्मेट में दे देगा, तो उसमें आपको फिर लिख देगा, जैसे मान लो 13m प्लस मान लो 13 ही लिख दिया, है ना, इस तरीके से लिख दिया। तो अब ये कहेगा कि भैया m का मान निकालो, तो m का मान क्या होगा? तो मुझे पहले कुछ नहीं, इन दोनों का पहले क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है या मासा निकालना है, ठीक है। जब हम इसका मासा निकालेंगे और उसके बाद मासा पर इसका कितना आएगा, 26 को आप निकालोगे तो 13 का, इसमें मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, तो ये 13 आ जाएगा, ठीक है। तो इनको फिर इसके बराबर करना होता है और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। इनको क्या करना होगा, इसके बराबर कर देना है, तो m का मान 0 ही आ जाएगा। फिलहाल ये मैंने अपनी तरफ से ही ऐसी एक संख्या ले ली, ठीक। इसको रफ करते हैं। चलिए, वो तो मैंने ऐसे ही ले लिया था, अब मैं आपको किताब में जो उदाहरण दिए गए हैं उनसे एक सवाल देता हूं, लिख के बताता हूं कैसे करना होता है ना, वृक्ष विधि द्वारा। देखो, जैसे यहाँ पर ये इस तरीके से 22 लिखा हुआ है इसमें, और यहाँ पर इस तरीके से ये 4, और यहाँ पर फिर इसने x लिख दिया, क्लियर। फिर इसके बाद इसने इस तरीके से यहाँ 3 लिखा और यहाँ पर 7 लिखा। तो आपको मैंने क्या बताया था कि जो ये 2 टहनी निकली होती है ना, शाखाएं निकली होती है, उनका गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होगा। तो x बराबर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 7 बराबर 21,
अब बात आती है बाई की, तो जब मुझे इसका मान 21 मिल गया है तो फिर इनका गुणा ये होगा, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 21 बराबर 84। 21 चौको 84। समझ आई बात? इस तरीके से, तो इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। देख लेना एक्स वाई का मान ये ऑब्जेक्टिव में ही दिख सकता है ज्यादा से ज्यादा। और एक सवाल जो अभी मैं बता रहा था, मैंने एक और सवाल लिया था, जैसे हाँ वो संख्याओं वाला एचसीएफ जो पूरा नहीं किया था, इसे रफ कर कहां गया, सवाल आपको हो सकता है मिले। यानी दो संख्याएं दे रखी हैं 225 और 60, बराबर दिया है 125, सॉरी 225 ही है, कोमा लगा है, ठीक है। ये दो संख्याएं हैं 225 और 60, इनका आपको जो एचसीएफ दिया गया है वो दिया गया है 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो आपको यहां x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे निकालेंगे इस वैल्यू को, आपको कुछ नहीं करना, ये एक एचसीएफ दिया गया है किसका, इनका जो है ये क्या दिया है, एचसीएफ दिया गया है, ठीक है। 225 और 60 का एचसीएफ इस फॉर्मेट में दिया गया है। तो आपको x का मान निकालना है, तो x का मान कैसे निकालते हैं देखते हैं। भाई इनका एचसीएफ अगर ये है तो मैं इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ अपनी तरफ से भी तो निकाल सकता हूं। तो मैं निकालता हूं, 225 के गुणनखंड काटूंगा तो ये 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 से काटेंगे 25 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 55 25, 5 एकन 5, ठीक है। तो ये 225 के जो गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। अब 60 के काट लेते हैं यहाँ पर, तो 60 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 से काटेंगे 2 तियां 6 0, 2 से फिर कट जाएगा 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 5 एकन 5, क्लियर। तो अब यहाँ पर ये 60 के जो गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, मैंने आपको अभी बताया था जो कॉमन मिलता है, तो देखो 3, ये 3 और ये 5 5 कॉमन मिल रहा है, तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा, यानी 3 गुणे 5 बराबर कितना हो गया, 15। तो यही 15 किसके बराबर कर देंगे, इसके बराबर, ठीक है। तो एक्स का मान यहां से हम निकाल पाएंगे। तो देखिए करते हैं, यानी 225 गुणे 5 माइनस के 10x बराबर कितना, ये आया है 15, ठीक है। तो इसका क्या कर लो, गुणा कर लो। तो 225 का गुणा 5 में आप करेंगे तो 25 25 5 दूनी 10 2 12 और हासिल 1 5 दूनी 10 और 1 11 माइनस के 10x बराबर 15। ये मैं समझाने के लिए इतना स्लो कर रहा हूं, बाकी तो बहुत तेज कर सकता हूं। इसको इधर ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये 1125 और माइनस के ये 15 बराबर, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 10x हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 1110 बराबर 10x। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो x बराबर आपका कितना आ गया, 111। तो आपको यहाँ कितनी वैल्यू प्राप्त हुई, 111। इस तरीके से मतलब हम देख सकते हैं इस प्रकार के सवालों। सॉरी गाइज, लाइट चली गई है तो अभी आपको सही दिखेगा नहीं। तो अभी इसमें एक प्रकार और बचा है जिसे मुझे बहुत अच्छे से समझाना है, क्योंकि कई मतलब तरीके के सवाल होते हैं उस पर कि √2 एक प्रमेय संख्या है, तो उस पर चर्चा करनी है और कैसे आप कभी मिस नहीं करेंगे उस चीज को, मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।